हरियाणा विधानसभा के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 66.96% हुआ मतदान। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। शेलर मालिकों की हड़ताल समाप्त होने के साथ ही पंजाब में आज से धान खरीद का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे शेलर मालिकों के मुद्दे। और पीजीआई में आयोजित 38वें दीक्षांत समारोह में 1547 विद्यार्थियों को बांटी डिग्रियां। नीति आयोग के सदस्य विनोद के पाल ने कहा, यहीं से निकलते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 66.96% मतदान हुआ। फतेहाबाद जिले में सबसे अधिक 74.51%, जबकि फरीदाबाद में सबसे कम 55.46% मतदान हुआ। 2014 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में इस बार 1.24% कम मतदान हुआ है। 2014 में 68% से ज़्यादा मतदान हुआ था। सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने 90 में से 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सीपीएम ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा। जजपा आज समाज गठबंधन ने 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इनमें से जजपा ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि 12 सीटें आज़ाद समाज पार्टी को दी गई। इनेलो ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि उसकी सहयोगी बसपा ने 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर दांव लगाया। इस बार चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 101 महिलाएं और 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न होने के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। पिछले 10 सालों में हरियाणा में हर वर्ग के लिए समान विकास कार्य करवाए गए हैं। उनकी पार्टी ने प्रदेश को क्षेत्रवाद, परिवारवाद और भेदभाव से मुक्ति दिलाने का काम किया है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ लड़ेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल रोहतक जिले के अपने पैतृक गांव सांघी में परिजनों के साथ मतदान किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है। भाजपा जारी है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, विकास है, कुछ भी नहीं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमानों पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि नतीजे इससे बेहतर आएंगे। उन्होंने कहा कि हम दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये एग्जिट पोल है, परिणाम इससे बेहतर और बढ़िया होने वाले हैं। भाजपा दोनों जगहों पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, गरीब, युवा, महिला, किसान हितकारी भाजपा को मिलेगा। दोनों राज्यों में जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट खसूट वाले कुनबे को हरा रहे हैं एवं डबल इंजन की सरकार बनेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद पंजाब में आज से धान की खरीद होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री से बैठक के बाद शेलर मालिकों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में भरोसा दिलाया कि शेलर मालिकों की सभी जायज मांगों को भारत सरकार के समक्ष उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही भारत सरकार के सामने फसल भंडारण की कमी का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद केंद्र सरकार दिसंबर 2024 तक राज्य में 40 लाख टन स्थान खाली करने और मार्च 2025 तक 90 लाख टन स्थान खाली करने पर सहमत हो गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गेहूं और धान की ढुलाई के लिए लिखित आश्वासन दिया है। एफसीआई ने राज्य से इस महीने के अंत तक 15 लाख टन गेहूं और धान की ढुलाई की योजना पहले ही सौंप दी है। पंजाब के राज्य निर्वाचन आयुक्त राजकमल चौधरी ने मोहाली ब्लॉक के गांव जगतपुरा में पंचायती चुनाव करवाने पर रोक लगा दी है। इस कारण गांव में 15 अक्टूबर को चुनाव नहीं होंगे। निर्वाचन आयुक्त ने जिला कमिश्नर को दिए आदेशों में गांव जगतपुरा की वोटर लिस्ट में शामिल की गई गुरु नानक कॉलोनी के वोटों को हटाकर वोटर सूची से चुनाव करवाने के लिए कहा है। मोहाली की डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने राज्य निर्वाचन आयुक्त की हिदायतों के बाद मोहाली के एसडीएम को पत्र लिखकर जगतपुरा ने ये पंचायती चुनाव तुरंत रद्द करने के लिए कहा है। जगतपुरा की भंग हुई पंचायत में अधिकारित पंच के तौर पर सेवा निभा रहे कुलदीप सिंह धनोआ ने अपने वकील के माध्यम से निर्वाचन आयुक्त के समक्ष याचिका दायर की थी। उन्होंने गांव की सूची में गुरु नानक कॉलोनी के 5000 से ज्यादा वोट शामिल किए जाने पर ऐतराज जताया था। गौरतलब है कि पंजाब में 13,229 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 4 अक्टूबर तक सरपंचों के लिए कुल 52,825 और पंच पदों के लिए 1,66,338 नामांकन प्राप्त हुए हैं। पीजीआई चंडीगढ़ के भार्गव सभागार में आज 38वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इस मौके पर विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों के 1547 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर विनोद के पाल बतौर मुख्य अतिथि और पीजीआई पूर्व निदेशक व पद्मश्री प्रोफेसर जगत राम विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ पर पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि वार्षिक दीक्षांत समारोह चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सेवा नेताओं को अगली पीढ़ी को आकार देने के लिए पीजीआई की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से पीजीआई चंडीगढ़ एक है। यहाँ आयुष्मान जैसी योजनाओं के साथ सभी मरीजों का बिना किसी भेदभाव के इलाज किया जाता है। उन्होंने छात्रों को समाज की भलाई और मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा दी। ये भी दिल से बोल रहा हूं, अ डिग्री फ्रॉम पीजीआई entrusts you with a mountain-like responsibility that you will always be loyal to your alma mater. पीजीआई नालंदा है, पीजीआई तक्षशिला है। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ में खेल परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले जिम्नास्टिक हॉल का दौरा किया और उसके बाद सिंथेटिक ट्रैक और बैडमिंटन कोर्ट का दौरा किया। यहाँ उन्होंने प्रशिक्षकों और एथलीट से बात भी की। इस दौरान उन्होंने एथलीट से अनुशासन, टीम वर्क और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने में खेलों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करवाने के लिए खेल महासंघों और संघों का अहम योगदान है। उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि खेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशासन आवश्यक संसाधन प्रदान करने में निवेश करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री ने मुंबई में आयोजित अभिजात मराठी सम्मान समारोह में शिरकत की। समारोह में कला, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य जगत के विभिन्न लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना पूरे महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाषा सिर्फ बोलचाल की नहीं बल्कि संस्कृति और चेतना को संचार करने का भी माध्यम है। महाराष्ट्र में मराठी साहित्य के द्वारा ही स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्व संस्कृति की चेतना का विस्तार हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुए गणेश उत्सव और शिव जयंती के कार्यक्रम वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के विचार, बाबा साहब आम्बेडकर का सामाजिक समता आंदोलन
महर्षि कर्वे का महिला सशक्तिकरण अभियान, महाराष्ट्र का औद्योगिकरण, कृषि सुधार के प्रयास, इन सब की प्राण शक्ति मराठी भाषा थी। उन्होंने कहा कि मराठी को क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा मिलने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत अब मराठी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई संभव होगी। उन्होंने मराठी को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने की भी इच्छा जताई। दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में तीसरे साल लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल व्याख्या में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वन नेशन वन इलेक्शन पर खुलकर विचार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। जब तक नई सरकार कामकाज में जुट पाती तब तक लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। तकरीबन 7 महीने तक राजस्थान की जनता का कामकाज ठप रहा। ये जनता के हितों का नुकसान है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। Couple of months to orient itself. Now there are Lok Sabha elections scheduled for 2024. The attention of the Rajasthan government shifts to Lok Sabha poll preparation. In March, the Model Code of Conduct came into force. The priority of the administrative machinery of the state shifted towards conducting elections, and normal activities of the government come to a standstill. उन्होंने कहा कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 47 राजनीतिक दलों को विचार विमर्श के लिए बुलाया, जिसमें 32 पार्टियां इसके पक्ष में थी। समिति ने सुप्रीम कोर्ट के अनेक मुख्य पूर्व न्यायाधीशों और न्यायाधीशों समेत देश के अनेक हितधारकों से विचार विमर्श किया। सभी ने एक स्वर में सामूहिक चुनाव का सुझाव दिया। Political parties presented their views to the committee. 32 out of these 47 parties supported the idea of simultaneous elections. Only 15 parties did not. However, many among these 15 parties have supported the concept of simultaneous elections in the past at one time or the other. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित सरदार पटेल व्याख्यान में शिरकत की। आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस की ओर से आयोजित एक व्याख्यान के दौरान विदेश मंत्री ने भारत की विदेश नीति और रणनीतिक गतिविधियों में सरदार पटेल की भूमिकाओं पर चर्चा की। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शी सोच ने भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पाकिस्तान से लेकर चीन तक पटेल की अंतर्दृष्टि आज भी भारत की कूटनीतिक रणनीतियों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि एससीओ की बैठक में भारत केवल बहुपक्षीय चर्चाओं में ही शामिल होगा। उनका पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर बात करने का कोई इरादा नहीं है। Forceful advocate of using all avenues of pressure on that country after the invasion of Jammu and Kashmir. His reluctance to take the matter to the UN itself stemmed from the belief that Pakistan was it was better to deal directly with Pakistan rather than in a framework that would allow Pakistan to manipulate. मालदीव की राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू आज से 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। 4 महीनों में उनकी नई दिल्ली की ये दूसरी यात्रा है। मुइज़्ज़ू की यह भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले वे जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अपनी यात्रा के दौरान मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद मुइज़्ज़ू मुंबई और बेंगलुरु में भी जाएंगे, वहां जो वो बिजनेस इवेंट्स में शामिल होंगे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।